हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं आज लेकर उपस्थित हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 7 है और 6 प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं जो हमारे वीडियो में है उपलब्ध हुए लाइव क्लास में पे उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का है प्रश्न। पहला प्रश्न है क्रिप्टोग्राम है, ये साइंस के प्रश्न हैं। क्रिप्टोग्राम है क्या है? ए बिना बीज वाले पौधे, दूसरा है अंडाशय वाले पौधे, तीसरा फल वाले पौधे और चौथा बीज वाले पौधे। तो क्रिप्टोग्राम क्या है? क्रिप्टोग्राम किसे कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राम जो हो बिना बीज वाले पौधे होते हैं, वे बिना बीज वाले पौधे होते हैं। इसका राइट जवाब ए होगा। इनमें जननांग अप्रत्यक्ष होता है जिसके कारण यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। किसके माध्यम से? बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, चौथा ऑप्शन है जेम्स वाटसन। तो आनुवांशिकता के जनक हम सभी को पता है कौन कौन है। ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर सी होगा। इन्होंने अपने रिसर्च के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था? तो मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। किस पौधे के? मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक का नियम किस तत्व पर तक लागू पाया गया? अष्टक का जो नियम है किस तत्व तक लागू पाया गया? पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा ऑक्सीजन। तो अष्टक का नियम जो है वो कहाँ तक लागू हो पाया? कैल्शियम तक लागू हो पाया। कहाँ तक? कैल्शियम तक लागू हो पाया, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न होते थे। कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व थे उनके प्रत्येक जो तत्व थे उनके 8वें गुण क्या होता था? प्रथम तत्व से मैच करता था, इसलिए अष्टक का नियम फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ओजोन परत पर छेद होने का पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा त्वचा, तीसरा दिमाग, चौथा किडनी। तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो सबसे ज़्यादा त्वचा प्रभावित होगी। क्या होगी? त्वचा प्रभावित होगी, क्योंकि क्या होगा? पराबैंगनी जो किरणें हैं वो हमारी त्वचा को हानि पहुंचाएगी और जब ओजोन परत छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें वापस नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अधिकांश जो कवक हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है काइटिन की, दूसरा सबरीन की, तीसरा पैक्टिन की, चौथा लिग्निन की। तो अधिकांश जो कवक हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की संख्या ये क्या है? ये है परमाणु भार और ये 11 क्या है? परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉन क्या होगा? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 बचेगा। तो यानी कि इसके न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगा। कैसे? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? पदार्थों का जो वर्गीकरण किसके आधार पे होता है? पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा भौतिक और जैविक और गुणों पर, तीसरा है रासायनिक गुणों पर, चौथा भौतिक और रासायनिक गुणों पर। तो क्या होता है पदार्थ का वर्गीकरण? पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर होता है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पाइरूवेट विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। यह प्रक्रिया पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा कोशिका द्रव्य और चौथा क्या है? हरित लवक। तो कहाँ पर होता है इसका? यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो वायवीय श्वसन के दौरान। पाइरूवेट वायवीय श्वसन के दौरान पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन हो जाता है और 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है। और जो एटीपी अणु जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना है तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना है, तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो जी का मान चंद्रमा पर जी के मान के बराबर ही होगा। क्यों होगा देखते हैं। पृथ्वी पर इसके मान से ज़्यादा, पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग, पृथ्वी पर इसके मान से कम, पृथ्वी के इसके मान के बराबर होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, बराबर ही होगा। जी का मान चंद्रमा तथा पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यह एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। जी का मान हमेशा स्वतंत्र रहेगा और इसका मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान हमेशा बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एम्पियर ने, दूसरा फैराडे ने, तीसरा फ्लेमिंग ने, चौथा मैक्सवेल ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में दाएं हस्त का नियम खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने। दाएं हाथ का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर की खोज किसने की थी? एम्पियर ने की थी। और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बाएं हस्त का नियम किसने दिया था? ये फ्लेमिंग ने। बाएं हस्त का नियम फ्लेमिंग ने दिया था, दाएं हस्त का नियम मैक्सवेल ने किया था। और एम्पियर धारा की खोज किसने की थी? एम्पियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा थर्मल, चौथा बायो। तो जीवाश्म ऊर्जा कैसे बनता है? जो मतलब बहुत दिनों तक सड़ गल जाते हैं वहाँ पे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। कोयला जो है एक जीवाश्म ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिध्वनि का, दूसरा लेजर का, तीसरा सोनार का, चौथा अनुरणन का। तो समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का है निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? पहला ऑप्शन है एरनकाइमा, दूसरा पैरेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरनकाइमा, चौथा कोलेनकाइमा। तो मृत यांत्रिक ऊतक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरनकाइमा, क्योंकि यह एक क्या है? सरल अस्थायी ऊतक है। इनमें एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती, इसलिए इसको मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। इसमें जीवद्रव्य नहीं होते और इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा एरनकाइमा भी पादप का एक सरल अस्थायी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। इन तीनों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। लेकिन स्क्लेरनकाइमा की कोशिकाएं जो क्या होती हैं? मृत होती हैं, इसलिए इसको मृत ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में, तीसरा दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस यंत्र से किसी विद्युत परिपथ की धारा भी मापी जाती है। इस यंत्र के क्या किसी विद्युत परिपथ की क्या होती है? धारा मापी जाती है। 60 नंबर का प्रश्न है एक बस की चाल 60 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण क्या होता है? b माइनस यू। तो यहाँ पे क्या है? ये अंतर कितना आया? 72 से 36, यानी कि 36 का अंतर आया। और 36 का जब अंतर आ जाएगा तो इसको किसी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 दूनी 36 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और v माइनस यू कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ए क्या हो जाएगा? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू कितना आया? 10 आया और t कितना है? 10। तो 10 हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी।
रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को क्या होता है, परावर्तित करता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब में, दूसरा विद्युत सिग्नल में, तीसरा विद्युत ऊर्जा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना जो है आंखों एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। आँख की जो है एक कोमल झिल्ली रेटिना होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। कैसा सिग्नल उत्पन्न करती है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक यांत्रिक द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, तब हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होने लगता है। तो किस में परिवर्तित, विद्युत सिग्नल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है कौन सा है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है पानी, तीसरा है मीथेन, चौथा है NADH। तो क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा है जो एटीपी संश्लेषण करता है, तो NADH होता है, और जो एटीपी का संश्लेषण करता है NADH। अगर कोई यक्ष ऑक्सीजन से क्रिया करके यक्ष का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व क्या है, लाल को नीला करता है। तो वह तत्व क्या होगा, तो यह तत्व क्या होगा, यह तत्व है जैसे अगर कोई यक्ष ऑक्सीजन से क्रिया करके यक्ष का ऑक्साइड बना देता है तो कैसा ऑक्साइड हो गया, क्षारीय ऑक्साइड हो गया। सिर्फ धातु ही है जो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि किया जाता है। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन है मृदा उर्वरता, दूसरा ऑप्शन है मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो जो चक्र का उपयोग किया जाता है ये मृदा उर्वरता की वृद्धि हेतु किया जाता है। मृदा उर्वरता बढ़ने से भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगी। और फसल चक्र किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसल का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मृदा उर्वरता वृद्धि हेतु किया। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाकलाप में कौन सा, पहला यह उष्मा शोषी अपक्रिया है, दूसरा यह उष्मा क्षेपी अपक्रिया, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण कैसा अपक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अपक्रिया, क्योंकि उसमें उष्मा जो है अवशोषी करता है, अवशोषित करता है, इसलिए यह उष्मा अवशोषी अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए, मतलब जीके जीएस। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। विधान परिषद, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 75, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 70, तीसरा अनुच्छेद 169, चौथा है अनुच्छेद 172। तो किसमें है जो विधान परिषद की स्थापना, तो विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 में है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 169 में। 175 में क्या है, राज्यपाल का सदन अथवा सदनों से संबंधित अधिकार है, राज्यपाल का सदन है उसमें। और 170 में क्या है, विधानसभाओं के गठन से संबंधित, विधानसभाओं के गठन के संबंधित। 172 में क्या है, राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित, राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, दूसरा विद्युत, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा कोयला। तो इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण, जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित की जाती है। यानी कि विद्युत किससे उत्पादित की जाएगी, जल से हुआ, पवन से हुआ, ये सभी से विद्युत, यानी कि ये द्वितीयक ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य ने दिया गया। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पंजाब, चौथा कर्नाटक। तो किस राज्य में दिया गया था, तेलुगु स्वाभिमान का नारा आंध्र प्रदेश में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1983 ईस्वी में, कब 1983 ईस्वी में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने दिए थे। कौन दिए थे, NT
रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी और वे आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की किनकी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? पहला ऑप्शन है 0.16, दूसरा ऑप्शन है 0.18, तीसरा ऑप्शन है 0.243, चौथा 0.1। तो कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? द्वितीय कार्यों में तो 0.243% आबादी जो है ये द्वितीय कार्यों में लगी हुई है 2000 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? किस पत्तन का नया नाम जो है वो चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। तो किसका नाम बदला गया? तो मुंबई जो पत्तन है, मुंबई बंदरगाह, नहवा शेवा बंदरगाह, नहवा सेहा बंदरगाह का नाम बदल के क्या रखा गया? जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 और 89 में हुई थी। 1988-89 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह था। क्या था? कंटेनर बंदरगाह था, जो नवी मुंबई में स्थित है। कौन सी? नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना, पहला ऑप्शन है जेफरसन, दूसरा थॉमस पाइन, तीसरा लाफायते, चौथा वाशिंगटन। तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना थॉमस पाइन ने की थी। कौन थी? थॉमस पाइन ने की थी। कब की थी? 1776 ईस्वी में। कब की थी? 1776 ईस्वी में की थी। उनकी इस लघु पत्रिका अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने में कामयाब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा योजना आयोग, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा राष्ट्रपति। तो निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग पर ही होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह संविधान 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का होगा। किस अनुच्छेद? 324 अनुच्छेद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति, पहला ऑप्शन है संथाल, दूसरा मुंडा, तीसरा गोंड, चौथा भील। तो कौन सी है सबसे बड़ी जनजाति? भील जो है सबसे बड़ी भारत की जनजाति है, जो महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में पाई जाती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड होगी। ये सेकंड नंबर पे है और ये फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने, पहला ऑप्शन है फ्लाइंग शटल का, दूसरा ऑप्शन है वास्प इंजन का, चौथा सेफ्टी लैंप का, चौथा पावर लूम का। तो जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने जो है वास्प इंजन का आविष्कार किया था। जो और उसके बाद जॉन फ्लाइंग शटल जो है, ये इसका उपयोग किसने किया था? मतलब आविष्कार किया था जॉन के ने किया था। किसने? जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल का मतलब कपड़ा बुनने की मशीन। पावर लूम किसने बनाया था? तो पावर लूम कार्टराइट ने बनाया था। किसने? कार्टराइट ने बनाया था, की स्थापना की थी। और सेफ्टी लैंप किसने बनाया था? हम्फ्री डेवी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील, पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा बेगूसराय, चौथा छपरा। तो कांवर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय जिले में कांवर झील उपस्थित हुई है।
इस झील को पश्चिम विहार का दर्जा कब मिला था? 1987 ईस्वी को। और 2020 में इससे क्या मिल गया? रामसर स्थल में शामिल किया गया 2020 में। और यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, पहला ऑप्शन है TN शेषन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा सुकुमार सेन, चौथा सुनील अरोड़ा। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार थे। सुकुमार सेन जो है ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने और 1950 से लेके 1958 तक थे। कब? मार्च 1950 से 1958 तक बने रहे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। कब से हैं? 2022 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा इटली, चौथा सोवियत संघ। द्वितीय इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो ये सोवियत संघ है ये शामिल नहीं है। सोवियत संघ शामिल नहीं है। और जर्मनी हुआ, जापान हुआ, इटली हुआ, ये सभी शामिल थे, लेकिन सोवियत संघ शामिल नहीं था। सोवियत संघ रूस यानी कि ब्रिटेन तथा अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल है। सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका की कौन से राष्ट्रों में शामिल है? मित्र राष्ट्रों में। अधूरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खानों में कौन सी खनिज खनन किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा मैग्नीज, तीसरा चूना पत्थर, चौथा एल्युमिनियम। तो जो बालाघाट खान है ये कहाँ है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ की खनाई की जाती है? मैग्नीज की खनाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ फसलों का उदाहरण, पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा मटर, तीसरा चना, चौथा गेहूँ। खरीफ, गेहूँ हुआ कौन से मतलब फसल है? मटर, चना, ये सभी रबी की फसल है, लेकिन चावल जो है ये खरीफ की फसल है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा भैंस, तीसरा ऊंट, चौथा गाय। तो डेयरी पशु, डेयरी का मतलब दूध देने वाले इसमें कौन सा नहीं है? तो ऊंट जो है ये दूध नहीं देगी, ये डेयरी पशु। जबकि बकरी, भैंस तथा गाय कैसी है? डेयरी पशु हैं। ये सभी दुधारू पशु हैं और जिससे मक्खन, पनीर और क्या बनता है? डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? अक्ष का जो सिरा है उसको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा, चौथा देशांतर। तो पृथ्वी के जो अक्ष के सिरों को क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो भाग पृथ्वी ऐसे है। तो ये क्या हो गया? यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, तो इसलिए ध्रुव कहते हैं। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद का कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? सामाजिक विभेद, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा श्रीलंका, चौथा तीसरा बेल्जियम, चौथा यूगोस्लाविया। तो किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण 80 के दशक में विखंडन का सामना करना पड़ा था। 80 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? रेशम मार्ग, पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भारत, तीसरा रूस, चौथा अमेरिका। तो रेशम जो मार्ग है ये प्राचीन काल का मार्ग होगा। यहाँ ये कहाँ से शुरू होता है? चीन से शुरू होता था। इस मार्ग द्वारा रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति, पहला ऑप्शन है एम्बेडोर, दूसरा चिली, तीसरा पेरू, चौथा अर्जेंटीना। एल नीनो की उत्पत्ति, एल नीनो एक क्या है? जटिल मौसम या तंत्र है। कैसा है? जटिल मौसम तंत्र जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में से पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होता है पेरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोवोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, जो कि संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। कौन सी संधि पर हस्ताक्षर? पहला ऑप्शन है मार्सिले, दूसरा
प्रासिया, तीसरा वियना, चौथा कुस्तुनतुनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना की संधि। वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पुनः संता में बहाल हुए थे। ये थे हमारे जीके जीएस के प्रश्न। आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्न। वर्डों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? वर्डों का जब आवृत्ति हो, बार बार वर्ड आए तो उसको क्या कहते हैं? अंत्या अनुप्रास अलंकार, दूसरा है लाटा अनुप्रास अलंकार, तीसरा छेका अनुप्रास और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो क्या कहते हैं? तो काव्य और रचना के पंक्तियों में जब एक समान वर्ड की आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास। जैसे तरिंद, तरुटाटा, टमल, तरुअर, बहुछाय, इसमें ता कई बार आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, मुझे निबंध लिखना है। दूसरा, राम और राम का पुत्र बाजार गया। राम और राम का पुत्र बाजार गया। दूसरा है, तीसरा है वे फल अच्छे नहीं हैं। चौथा, यह पुस्तक रोहन की है। तो इनमें से कौन अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो राम और राम का पुत्र बाजार गया। राम और राम का पुत्र ये अशुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? राम और उसका पुत्र। राम के जहाँ पे हो जाएगा उसका पुत्र। उसका पुत्र बाजार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजे। एक राम घनश्याम हित। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो एक राम, इसमें क्या हुआ? तुलसीदास ने घन तथा मेघ को घनश्याम के समान बताया जा रहा है। घन तथा मेघ को घनश्याम के समानता बताया गया है और साथ ही तुलसीदास को भी चातक कहा गया। अतः जब दो व्यक्ति वस्तु के बीच ऐसा प्रत्यक्ष तुलना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय। विद्याधन आलय कहाँ पर है? विद्याधन आलय वी है। और इसमें कौन सी संधि होगी? ह्रस्व होगी तो दीर्घ होगी, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह दंड पाने के योग्य है। दूसरा, भारत सरकार विद्वानों को पद्म विभूषण की पदवी अर्पित कर रही है। तीसरा, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। चौथा, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। तो शुद्ध छांटना है। शुद्ध छांटना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण सम्मान देती है। यहाँ इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद है वहाँ बहुत भीड़ थी। यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये भी नहीं सही है। और उसका बहुत भारी सम्मान हुआ, तो उनका बहुत ही सम्मान हुआ, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। वह दंड पाने के योग्य, ये शुद्ध था। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहाड़ का घूमना, संकट टलना, तीसरा इनमें से कोई नहीं, भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पहाड़ ऐसे लग रहा पहाड़ टूट पड़ा, तो यानी किया जाएगा भारी विपत्ति आना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पैदल नहीं चल सकता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है भाववाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य, चौथा क्रियावाच्य। वह पैदल नहीं चल सकता। वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य। इसमें करने का काम हो रहा है, तो कैसा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। कर्ता मतलब शुरुआत वाह से हुआ, अतः यहाँ पे क्या है? करता है, तो इसलिए कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाली बैठना, तैयार हो जाना, बहुत लज्जित होना, चौथा दर दर भटकना। तो खाली बैठने का खाक छानने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मारा फिरना या दर दर भटकना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काव्य शोभाय करतारो धर्मा गुणा किसका कथन है? काव्य शोभाय करतारो धर्मा गुणा किसका कथन है? पहला ऑप्शन है कुंतक का, दूसरा वामन का, तीसरा मम्मट का, चौथा भरत मुनि का। तो किसका है? वामन का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वामन का।
इनके अनुसार काव्य में गुण को नित्य, अलंकार को अनित्य स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म है, तो अलंकार उस शोभा का वर्धक है। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, चिंतित होना, फिक्रमंद होना, चौथा बेफिक्र होना। तो चिंतित, निश्चित होना, बेफिक्र होना, यानी कि घोड़ा बेचकर सोना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है अतिशयोक्त, दूसरा रूपक, तीसरा उपमेय, चौथा क्या है? यमक है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो जब काव्य या रचना की पंक्ति में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है नवग्रह, दूसरा ऑप्शन है नवयुवक, तीसरा ऑप्शन है नवरात्रि, चौथा उपयुक्त सभी। कर्मधारय समास, नवग्रह या नवरात्रि द्विगु समास है। इसमें नवग्रह, नौ का है मतलब नौ, यहाँ नौ, और नव युवक, नया युवक, यहाँ पे नौ नहीं, संख्यावाची नहीं होगा, यानी कि इसका कर्मधारय का मतलब होगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नि उपसर्ग से बना शब्द, पहला ऑप्शन है निरपराध, दूसरा निवास, तीसरा है निराकरण, चौथा निर्भय। तो नि उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नि उपसर्ग से बना शब्द है निवास। क्या है? निवास। निरपराध का मतलब क्या? निरअपराध। नि का मतलब क्या है? निवास। और निराकरण का मतलब क्या हो गया? निराकरण का मतलब निरकरण, और नि का मतलब निर्भय। तो यहाँ पे नि उपसर्ग कहाँ लगा है? यहाँ निवास में लगा है नि उपसर्ग। इसमें क्या लगा है? निर लगा है, इसमें भी निर लगा है, इसमें नि लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है विस्मय, दूसरा शोक, तीसरा प्रेम, चौथा अनुराग। तो अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? अद्भुत रस में विस्मय हुआ, शांत इत्यादि, निर्वेद, ये सभी क्या हो गए? अद्भुत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मय। शोक का क्या होगा? शोक होगा, मतलब शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। हास्य रस का हास होगा। और अनुराग किसका होगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन सा पदबंध है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। पहला ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, दूसरा क्रिया पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा संख्या पदबंध। तो इनमें कौन सा पदबंध होगा? अयोध्या के राजा, तो इसमें संज्ञा पदबंध होगा, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ, यानी इतना राजा दशरथ के बारे में बोला गया है, तो एक संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन रूपक अलंकार छाटिए? कौन कौन रूपक अलंकार है? पहला ऑप्शन है जरा से लाल केसर सेकी जैसे धुल गई हो, नभमंडल छाया मरुस्थल सा से बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनु सरोज बढ़ जाई, डाल डाल अलिपिक के गायन का बधा समा। तो यहाँ पे क्या छाटना है? रूपक अलंकार। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल सूरज बढ़ जाए, इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्यों होगा रूपक अलंकार? क्योंकि यह संपत्ति को सलिल यानी कि पानी तथा मन को सरोज कमल के समान बनाया गया था। यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, किसी के सामान बनाया जाए। और बढ़त बढ़त घटत घटत फिर न घटे वर्ष सलून में बिराही जी का दोहा, यह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लट लटकन मनुमत मधुपगन माधक मधुही पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लट लटकन मनुमत मधुपगन माधक मधु पिए। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा रूपक, तीसरा विभावना, चौथा उत्प्रेक्षा। इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो लट लटकन मनुमत मधुपगन मादक मधुही पिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? पहला ऑप्शन है प्लुत, दूसरा लघु और गुरु, तीसरा लघु और चौथा गुरु। तो कौन सी मात्रा होगी चंचल में? चंचल में लघु और गुरु दोनों मात्रा होंगी, लघु और गुरु दोनों मात्रा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन कटना मुहावरे का अर्थ? रात बीतना, समय बीतना, शाम बीतना, दिन बीतना। दिन कटना, दिन कटने का मतलब क्या होगा? समय बीतना भी होगा, समय गुजारना भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समय बीतना। सुधि आवे सुधि जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सुधि आवे सुधि जाए। पहला ऑप्शन है विरोधाभास का, दूसरा रूपक का, तीसरा यमक का, चौथा विभावना का। तो सुधि आवे सुधि जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुधि का मतलब होश आने पर बात कही गई है जिसने वाक्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और इसलिए क्या हो जाएगा? विरोधाभास ए। नगण्य शब्द में कौन सा समास है? नगण्य में पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि। तो नगण्य में कौन सा समास होगा? नगण्य में तत्पुरुष समास होगा। कैसा होगा? तत्पुरुष समास, यानी कि नंग समास। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा व्यंजना, तीसरा दोनों, चौथा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी जो होगी वो क्या होगी? व्यंजना होगी। क्या होगी? व्यंजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है अभिधा, दूसरा छंद, तीसरा रस, चौथा वर्ण। तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन सा आता है? अभिधा आता है। अभिधा हुआ, लक्षणा हुआ, व्यंजना हुआ, ये सभी कौन है? क्या आना है? शब्द शक्ति भेद के 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मालिनी, दूसरा इंद्रव्रजा, तीसरा है मंदाक्रांता, चौथा सवैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालिनी। मालिनी जो है इसमें प्रत्येक चरण में क्या होता है? 15 वर्ण होते थे। ये थे हमारे 7th प्रैक्टिस सेट। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।